हेलो बच्चों, कैसे हो। तो इलेक्ट्रिकल यात्रा के हिंदी चैनल पे आप लोग का स्वागत है। जो लोग भी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े हैं उनका स्वागत है और साथ में जो वीडियोस को देख रहे हैं उनका भी स्वागत है बच्चों। और आप जैसा कि जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल यात्रा का हिंदी चैनल जो है वो पूरी तरह से डेडिकेटेड है, पूरी तरह से समर्पित है जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं उन तक भौतिक विज्ञान को पहुँचाने में पूरी तरह से डेडिकेटेड है ना। तो उसी को पहुँचाने में, ठीक है, तो उसी मुहिम को, उसी को आगे बढ़ाने के लिए हम ये चैनल शुरू किए हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हो बच्चों, हम आज पढ़ने वाले सरल रेखा में गति का पाँचवा लेक्चर है। ये जो सरल रेखा में गति है उसका लेक्चर नंबर 5 है। ये इससे पहले हमने 4 लेक्चर सरल रेखा गति के ऊपर कवर किया है। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है बच्चों तो ज़रूर देखिए। और साथ ही साथ बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप भौतिक विज्ञान से, आप ग्रामीण क्षेत्रों से हैं और आपका भौतिक विज्ञान से संबंध है और हिंदी में भौतिक विज्ञान पढ़ना चाहते हैं, तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन का बेल आइकन ज़रूर दबाइए बच्चों, ठीक है। तो अभी हम बताना ये चाहते हैं कि लास्ट जो हमने क्लास ली थी बच्चों, उसमें क्या पढ़ा था। उसमें 3 इक्वेशन के बारे में पढ़ा था। त्वरण हम पढ़ रहे थे। अभी तक पढ़ क्या चुके हैं, पढ़ चुके हैं हम दूरी विस्थापन, औसत चाल, औसत वेग, एक समान गति। फिर त्वरण हमने लास्ट क्लास में देखा था बच्चों, जो हमारा पिछला क्लास था, और उसके प्रकार क्या क्या है ये भी हमने देखा था। और फिर उसको तो आप ज़रूर उस वीडियो को देखिएगा। लेकिन इस वीडियो में, क्योंकि मैं आज केवल और केवल त्वरण के प्रश्नोत्तर कराने वाला हूँ, उसके न्यूमेरिकल कराने वाला हूँ बच्चों, तो मैं उसका थोड़ा सा समीकरण जो त्वरण का हम यूज करने वाले हैं, जो इक्वेशन ऑफ मोशन या जिसको गति का समीकरण कहते हैं, उसको मैं लिखूँगा। तो बच्चों एक बात याद रखिएगा, त्वरण के जो समीकरण है, त्वरण के जो आपके प्रश्नोत्तर हैं वो कठिन हो लगते हैं बच्चों को। तो मैं आपको, जिनको ये प्रश्न, जिनका कोई भी अनुभव नहीं है, जो पहली बार त्वरण पढ़ रहे हो, तो डायरेक्ट इस वीडियो को ना देख के पिछला वीडियो देखें। जिनको थोड़ा बहुत, जिन्होंने त्वरण पढ़ रखा है वो इस वीडियो को देखें। तो हम किस सूत्र पे, कि कौन कौन से सूत्र हैं जिनके ऊपर सवाल करने वाले बच्चों। तो सूत्र है, उसमें हम पहला सूत्र v बराबर u प्लस ए टी, ये हम लास्ट क्लास में भी अपने बता चुके बच्चों। दूसरा सूत्र जो हमारा है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और बच्चों हमारा जो तीसरा सूत्र है वो है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये जो 3 सूत्र है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इन्हीं के ऊपर हम सवाल देखेंगे। और एक बात और बता दूं बच्चों, लास्ट क्लास में हमने इनके ऊपर आसान सवाल किए थे। अब हम इस क्लास में इनके ऊपर थोड़ा सा कठिन सवाल करेंगे। तो बच्चों एक बात याद रखिएगा, जो बच्चे लास्ट वीडियो नहीं देखे वो ज़रूर देखें, और जिनको आता है, जो एकदम अच्छे से हमको लगता है कि नहीं ठीक है, मेरे को आता है ये सब चीज़, तो ठीक है, अब कंटिन्यू करिए बच्चों। इसमें जल्दी से ब्रीफ कि बच्चों यहाँ 5 चीज़ें हैं और 3 इक्वेशन हैं। 5 चीज़ कौन कौन सी है? u है, v है, a है, t है, s है। v मतलब अंतिम वेग, u मतलब प्रारंभिक वेग, a मतलब त्वरण, t मतलब समय, s मतलब विस्थापन। ये 5 चीज़ें हैं और उनके ऊपर 3 समीकरण हैं। तो सॉल्व करते समय, हल करते समय हमने आपको बताया था कि कैसे करेंगे सवाल को, लास्ट क्लास में बताया था। तो लास्ट क्लास में उसके ऊपर कुछ सवाल भी कराए थे। अब देखिए, गाड़ी आगे चलेगी तो इसमें जिसको समझ में आएगा वो अच्छी बात है, नहीं समझ में आएगा तो पीछे वाले वीडियो को देख लेना, फिर इसको देखना, फिर पक्का समझ में आएगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब इन्हीं सूत्र का यूज करके 5 चीज़ें, 3 इक्वेशन, इन्हीं का इस्तेमाल करके हम कुछ अच्छे लेवल का प्रॉब्लम करेंगे। जिनको बेसिक बिगिनर लेवल चाहिए वो पीछे जाएं, यहाँ पे लेवल अब बढ़ेगा। अब जो सवाल हम करेंगे आज के लेक्चर में उनका लेवल ऊपर थोड़ा रहेगा, ठीक है ना। तो चलो बच्चों, अब आपकी स्क्रीन पे सवाल दिखेगा, आप उसको करेंगे कैसे? स्क्रीन पे आपको सवाल दिखेगा, उसको आप रोकिएगा, रोकने के बाद क्या करिएगा, उसको पढ़िएगा। जैसे ही सवाल आएगा उसको रोकिएगा, पढ़िएगा, पढ़ने के बाद नोटबुक, पेन और कॉपी ले लीजिए, उसको सॉल्व करिएगा, हल करिएगा। फिर मैं उसको मैं हल करूँगा और इससे अपने उत्तर का मिलान करिएगा, ठीक है बच्चों। यही काम करना है। और अगर एक बात बता दूं, जो बच्चे ये काम नहीं करेंगे उनको नहीं आएगा, ये बात एक पक्का बता दूं। मतलब आपको ये काम करना है, पहले अपनी खोपड़ी तो चलाओ थोड़ी सी, तुरंत ही मतलब फल पालोगे, थोड़ा सा मेहनत तो करो फल पाने के लिए। तो पहले क्वेश्चन दिखे तो ये नहीं कि वीडियो चलाते रहना और हमारा उत्तर भी देख लेना, नहीं, क्वेश्चन देखो, वीडियो को रोको, उसको हल करो, फिर उसके बाद उत्तर अगर आता है तो मिलाओ कि सही है कि गलत। अगर नहीं आता है तो फिर 2-4 बार दिमाग को इधर से उधर दौड़ा के, दिमाग के घोड़ों को इधर से उधर दौड़ाओ, उसके बाद ही उत्तर देखना। और 2-4 बार जैसे भी तुम्हारा बुद्धि काम करता हो वैसे शुरू करो। अरे 2-4 बार फेल हो गए तभी तो पता चलेगा कि भाई ये रास्ते में जाने में ये प्रॉब्लम आई।
इस रास्ते में गए तो ये प्रॉब्लम है। तो इससे तुम्हारा क्या फिजिक्स ऐसे ही सीखी जा सकती है। हम यहाँ बता दें एक तरीका रट लो, तो तुम्हारा कोई भला नहीं होगा। जब तक यहाँ 3-4 तरीके देखोगे, अपने से सीखोगे, कई जगह जाओगे रास्ता बंद मिलेगा कि अच्छा इसमें ये गड़बड़ी, इसमें ये गड़बड़ी, तब सीख पाओगे बच्चों, ठीक है ना। तो चलो हम ये फार्मूला अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो नोट कर लो, और फिर अब आपके स्क्रीन पे सवाल दिखेगा, उसको हल करो बच्चों। तो देखो बच्चों, आपके स्क्रीन पे भी पहला सवाल दिख रहा है, वीडियो को रोको और उसको हल करो, ठीक है। उम्मीद है आपने हल कर लिया होगा, और बहुत सारे लोग अगर डिफ़िकल्टी पड़ी होगी तो कोई बात नहीं, ये थोड़ा सा लेवल इसका ऊपर है। तो देखो चलो हम बताते हैं, ध्यान से समझो इसको। सवाल में कह रहा था कि यदि गोली एक लकड़ी के गुटके में 3 सेंटीमीटर भेदन करने के बाद अपनी आधी गति खो देती है, तो बताइए वो कितना और भेदन करने के बाद रुक जाएगी। ऐसा मान लीजिए कि लकड़ी का मंदन एक समान है। ठीक, सवाल देख लिया। सवाल में क्या कह रहा है कि भाई एक गोली है, ठीक है। तो ऐसे मान लो लकड़ी का पहले टुकड़ा ले लो, ये लकड़ी का टुकड़ा ले लो। तो लकड़ी का टुकड़ा लेने के बाद क्या हो रहा है, गोली जो है मान लो किसी रफ्तार से इस लकड़ी के टुकड़े के अंदर जा रही है। तो क्या कह रहा है भाई, अब सोचो लकड़ी के टुकड़े के अंदर जब गोली जाएगी तो इसकी रफ्तार तो कम होगी ना। अगर लकड़ी का कोई गुटका है, मोटा टुकड़ा है, तो उसके अंदर जाने पे इसकी रफ्तार कम होगी कि नहीं होगी, होगी। तो क्या कह रहा है ये कि 3 सेंटीमीटर अंदर जाने पर इसकी रफ्तार आधी होगी। ये कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर अंदर गया और इसकी रफ्तार आधी गई, ठीक है ना। तो चलो हम क्या करें, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया, बस छोटा मोटा डेटा दिया है। अब क्या करें, क्या किया जाए इसमें। तो हमने कहा भाई कि यार कुछ ना कुछ तो चाहिए अपने को। तो हमने कहा कि चलो यार मान लेते हैं कि ये जो है इसका रफ्तार शुरू में u था। तो एक बात मान लो, चलो 3 सेंटीमीटर छोड़ो, अभी एक सामान्य सी बात करते हैं कि S1 दूरी चलने के बाद, ऐसा मान लो कि S1 दूरी चलने के बाद गोली का जो रफ्तार हो गया ये u/2 हो गया। यहाँ S1 सवाल में दे रखा है 3 सेंटीमीटर। तो हम अब अपनी तरफ से मैं ये मान ले रहा हूँ कि गोली का रफ्तार जब इसके अंदर गोली जा रही थी तो इसका रफ्तार था u। अब उसके बाद S1 दूरी चलने के बाद लकड़ी में इसकी रफ्तार u/2 हो गई। यहाँ S1 का मान 3 सेंटीमीटर दे रखा है, लेकिन अभी S1 ही रहने दो, बाद में देखा जाएगा, इसको वैल्यू डाल देंगे लास्ट में S1 की। फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है भाई कि गोली रुकने से पहले और कितना चलेगी, ठीक है। मतलब अब देखो u/2 है तो और आगे जाएगी ना, तो कुछ रुकने से पहले और चलेगी। तो यहाँ पे एक समय ऐसा आएगा कि गोली एक कुछ दूरी चल के रुक जाएगी। जब रुक जाएगी तो उसका वेग कितना हो जाएगा, 0। और मान लो यहाँ से यहाँ चलने में उसको उतनी दूरी चली, S2 चली, ठीक है। तो देखो दो बार समीकरण लगेगा बच्चों, 2 बार। एक बार कब, एक बार जब u से u/2 हुआ तब मान लो S1 चला, और दूसरी बार u/2 से 0 हुआ, तब 2 बार समीकरण लगेगा। तब करोगे क्या, तो देखो बच्चों यहाँ देखो टाइम का कोई खेल नहीं है, टाइम का कोई खेल नहीं है ना, टाइम कहीं से भी इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, तो टाइम को मत ही इन्वॉल्व करो टाइम में। तो देखो 2 फॉर्मूला है हमारे पास, एक है v = u + at, दूसरा है बच्चों s = ut + ½ at²। दोनों में टाइम आ रहा है, हटा दो उनको। अब बच गया तीसरा जिसमें टाइम नहीं है, v² = u² + 2as, v का वर्ग बराबर u का वर्ग + 2as। तो अब उसके लिए क्या करो, वहीं लगाओ। तो एक बार क्या करो ना बेटा, जब u से u/2 हो रहा है उसके लिए लगाओ। तो फार्मूला कौन सा लगाने जा रहा है, ये वाला, v² = u² + 2as, ये फार्मूला लगाने जा रहे हैं बच्चों। अब सोचो जब यहाँ से गोली यहाँ गई तो इसका फाइनल रफ्तार कितना हो गया, u/2। तो यहाँ कितना हो जाएगा, u/2 का वर्ग स्क्वायर, क्योंकि फाइनल रफ्तार तो u/2 हो गया ना बच्चों, u/2। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, इस प्रारंभिक रफ्तार u ही है तो u ही रहने दो, u²। अब सोचो बेटा यहाँ त्वरण होगा कि मंदन, त्वरण होगा कि मंदन। अब ये कैसे पता लगाया जाए, यानी त्वरण मंदन का मतलब इतना है बच्चों कि a का वैल्यू प्लस लिया जाए कि a की वैल्यू माइनस ली जाए। तो बच्चों जब हमने बताया था कि जब रफ्तार में कमी हो तो a की वैल्यू क्या लेनी है, माइनस। तो यहाँ हम a की वैल्यू माइनस लेंगे, जानबूझ के इस फॉर्मूले में a का वैल्यू माइनस लेंगे क्योंकि रफ्तार में कमी आ रहा है तो माइनस लो। तो ये जगह माइनस, और मान लो इसका जो मंदन है ये भी नहीं पता है, सवाल में ये भी नहीं दिया। बहुत बेहतरीन सवाल है, इसीलिए ये सवाल बहुत बेहतरीन है बच्चों, और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1-2 सवाल इस तरह करोगे ना, फिर रिदम में आ जाओगे, धुन में आ जाओगे। अब पहला सवाल कर रहे हो तो ये डर मत जाना एकदम कि अब होगा नहीं, बस 1-2 सवाल देख लो, थोड़ा थोड़ा दिमाग में अगर नहीं समझ में माथा पच्ची करके समझ लो, आगे पीछे करो वीडियो को समझ लो, लेकिन एक पार करके अगले वाले में तजुर्बा हो जाएगा पहले का। इसके बाद अगला करोगे फिर एक तजुर्बे के साथ आगे बढ़ोगे, ठीक है।
तो फिजिक्स कुछ नहीं, ऐसे तुम 10-11 तजुर्बे हासिल कर लोगे तो 12वां वाला जो होगा ना वो 11 तजुर्बों में से रिपीट हो जाएगा। तो उस लेवल तक पहुंचना है आपको कि 11-12 कर लो, 11-12 तरीके के सवाल कर लो, तो 12वां जब आएगा सवाल, 13वां जब आएगा सवाल ना, तो उन्हीं 11-12 में से कोई ना कोई होगा। और हम ये नहीं करेंगे रट लो, समझ लो, बहुत आसान है ये सब चीज़, ठीक है ना। तो भाई देखो अपने तरफ से देखो यहाँ कुछ नहीं दिया था, ना यू दिया था, ना अब अंधेरे में तीर मारने वाली बात है सब कुछ। तो हमने मान लिया भाई कि मंदन जो है -a है, तो -a है तो यहाँ आ जाएगा। और दूरी कितनी चली इसने, S1। देखो बेटा जब इसने जिसका रफ्तार जब u से u/2 हुआ तो दूरी कितना चला, S1, ठीक है ना, ये आ गया। अच्छा बच्चों अब जरा इसको हल कर लो तो यह आ जाएगा u²/4 बराबर u² - 2a/s1। तो ठीक है ना बच्चों। अब एक काम करो, यहाँ से 2a/s1 का मान निकाल लो, 2a/s1 का मान निकालो यहाँ से। तो 2a/s1 का मान कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा u², इसको उधर भेज दो, -u²/4, इसको इधर ले आओ बच्चों। तो ये अगर माइनस में इधर ले आओ, इस इक्वल टू के इस बराबर के इधर ले आओ तो ये प्लस हो जाएगा, और उसको उधर ले जाओ तो माइनस हो जाएगा। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस। तो इसको हल करोगे बच्चों कितने का, 3u²/4, 3u²। इसका एलसीएम ले लेना लघुत्तम समापवर्तक, और इसको हल करके देखना 3u²/4 आएगा। तो अभी एक समीकरण हमारा ऐसा गया कि 2a/s1 बराबर 3u²/4। बोल बच्चों क्लियर है? नहीं समझ में आए पीछे कर लो, देख लो। उसके बाद भी नहीं समझ में आए तो फिर एक बार कमेंट करो, फिर मैं समझाऊंगा किसी क्वेश्चन में। लेकिन पहले एकदम ध्यान से समझते चलो, अपना बुद्धि स्विच ऑफ करके मत बैठो, साथ साथ चलते रहो, बुद्धि स्विच ऑन में रखो कि भाई कौन सी चीज़ क्यों हो रही है, कौन सा स्टेप क्यों हो रहा है, अपना बुद्धि लगा के साथ साथ चलाते रहो। मंदन यहाँ -a क्यों लिखा है, a को, क्योंकि मंदन हो रहा था। यहाँ देखो फिर ये जानबूझ के ऐसा क्यों कर रहे हैं सर, आप 2a/s1 क्यों निकलवा रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो ऐसे आपको समझ में आ जाएगा आगे। अभी थोड़ा आगे बढ़ो, अब दूसरे वाले के लिए डिस्कस करो। इसको समीकरण संख्या 1 दे दो। अब दूसरे वाले को जरा करो। तो दूसरे वाले केस में क्या हो रहा है, u से u/2 से 0 हो रहा है, तो यहाँ अंतिम वेग क्या है, सेम फार्मूला लगाऊंगा, सेम सूत्र बच्चों। तो यहाँ अंतिम वेग क्या है, 0, तो 0 का स्क्वायर बराबर प्रारंभिक वेग क्या है, इस वाले के लिए देख रहा हूँ बच्चों, बस केवल इस वाले के लिए। तो यहाँ का प्रारंभिक, इस वाले यहाँ से जब यहाँ गई बुलेट, अब उसके लिए बात कर रहा हूँ, अब पीछे का भूल जाओ, यहाँ से आ गई तो अंतिम वेग इसका 0 हो गया। प्रारंभिक वेग कितना था, u/2, तो यहाँ u/2 का स्क्वायर होगा बच्चों, वर्ग, ठीक, माइनस, अभी ए तो वही होगा ना, हम मंदन जैसे सवाल में क्या भी रखा है, मंदन एक समान मानिए, तो अभी भी ए तो -a ही लिया जाएगा, -a, क्योंकि अभी भी रफ्तार कम हो रही है। और इस समय जो दूरी चली वो मान लो s2 है। यहाँ से 2a/s2 का वैल्यू निकालो, 2a/s2 का मान निकालो। तो जरा अगर 2a/s2 का मान निकालोगे तो कितना आएगा, इसको इधर ला दो, माइनस से माइनस किया, इसको इधर ला दो, तो ये कितना आएगा, u²/4। तो इसको दे दो सेकेंड समीकरण, इसको सेकेंड समीकरण। अब एक काम करो, तुम्हारी बुद्धि जैसे काम करे, हम तुम्हें रोकने वाले नहीं हैं। तुम ये काम करो कि यहाँ से या तो 2a का वैल्यू निकाल के यहाँ डाल दो। जैसे यहाँ का 2a का वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा, 2a बराबर u²/4s2, तो यहाँ डाल दो 2a का वैल्यू। अब इन दोनों, या तो एक सबसे बेस्ट काम है जिसके लिए मैंने जानबूझ के ऐसा लिखा है, बाकी तुम्हारी बुद्धि है बच्चों, तुम कैसे भी कर सकते हो, या तो u² का वैल्यू उठा के इसमें डाल दो। तो सबसे बेस्ट तरीका जो हम बता रहे हैं वो है, वो क्या बच्चों, इन दोनों को भाग दे दो, इन दोनों को भाग दे दो। तो भाग दोगे तो इधर 2a/s1 है, इधर 2a/s2 है, तो 2a कट जाएगा। अगर इधर 2a/s1 है, इधर 2a/s2 है, ऐसे होगा। अब इधर भाग दोगे तो क्या आएगा, ऊपर आएगा 3u²/4 और नीचे क्या आएगा, u²/4। अब देखो इधर कमाल, 2a से 2a कट गया, u²/4 से u²/4 कट गया, बचा कितना, 3। तो यहाँ से बचा कितना बच्चों, यहाँ से क्या बचा, यहाँ से बचा s1/s2, s1/s2 बराबर 3। देखो कमाल, s1 बराबर s2 बराबर s1/s2 बराबर s1/s2 बराबर 3। तो देखो s2, अगर तुम्हें यहाँ सवाल में क्या दिया है, s1 निकालना क्या है, s2, तो s2 कितना होगा, s2 जो होगा इसको इधर भेज दो, इसको नीचे ला दो, s1/3। तो देखो बच्चों s1 का वैल्यू 3 सेंटीमीटर सवाल में दिया था ना,
तो H2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको देख लो यहाँ से 1 सेंटीमीटर, H2 का वैल्यू हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो यानी अगर, और वो बात सीधी सी बात दिखाई समझ में भी आ रहा था कि भाई जब गोली U से उसका रफ्तार U/2 हो रहा था तो ज़्यादा दूरी चलेगी, क्योंकि उसकी रफ्तार ज़्यादा, मान लो कि 800 से गई तो 800 से 400 हुई तो रफ्तार ज़्यादा थी। अब 400 से 0 होना तो रफ्तार पहले की तुलना में, पहले वाले की तुलना में कम है ना, तो पहले दूरी ज़्यादा चलेगी और बाद में दूरी कम चलेगी। और हुआ भी वैसा ही, पहले दूरी चली 3 और बाद में दूरी कितनी चली 1। समझ गए बच्चों, ध्यान से देख लो, अगर दिक्कत हो वीडियो को पीछे करके फिर से समझ लो, लेकिन समझो ज़रूर, ठीक है। अभी चलो इसको अगर नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो बच्चों आराम से, फिर अब अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ो। बच्चों अब अगला सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, वीडियो को रोको और इसको हल करो। तो बच्चों उम्मीद है आपने हल कर लिया होगा। तो सवाल क्या कह रहा है कि यदि गोली लकड़ी के पटरे को भेदने के बाद अपनी गति का 1/20वां हिस्सा खो देती है, तो बताइए ऐसे और कितने पटरे लगा दिए जाएं जिससे गोली रुक जाएगी। पटरे का मंदन एक समान मान लीजिए, ठीक है बच्चों। तो यह सवाल में क्या कह रहा है भाई कि एक पटरा है अब की बार, और पटरे की कहानी ये है कि भाई एक अगर पटरा है, ये पटरे है, पटरा इस तरह से, इसके अंदर जब गोली जा रही है U की रफ्तार से जा रही है, और बच्चों जब गोली इससे बाहर निकल रही है तो अपने वेग का, अपने गति का 20वां हिस्सा खो दे रही है, 1/20वां हिस्सा। यानी बच कितना रहा होगा, अगर 1/20वां हिस्सा खो रही बच्चों, तो अगर इसका पहले रफ्तार U था तो अब बाद में निकलते समय रफ्तार कितना होगा, U माइनस U/20, U/20। U में से U/20 को घटा देंगे, क्यों, क्योंकि अपन जो भी उसका वेग होगा उसका 20वां हिस्सा खो रही है, तो U/20 खो दिया, तो बचेगा ये कितना, ये बचेगा बच्चों 19 U/20। बिल्कुल पिछले वाले की तरह सवाल है ये, 19 U/20। तो देखो बच्चों एक बात ध्यान दो कि गोली U से गई और बाहर निकलते समय उसकी रफ्तार कितनी हो गई, 19 U/20। तो हम एक काम करें ना कि दूरी के लिए पिछला सवाल की तरह ही है, दूरी के लिए इस पटरे का जो हम मोटाई है उसको T मान लें बच्चों। इस पटरे का जो मोटाई है उसको हम क्या मान लें, T, ठीक है। तो अब वहीं फिर समीकरण लगाएं, V² बराबर U² + 2A जो पीछे लगाए थे, तो यहाँ समीकरण लगाओगे बच्चों तो V का वैल्यू कितना होगा, 19 U/20 का स्क्वायर, क्योंकि अंतिम में निकलने के बाद पटरे से तो इतनी रफ्तार जी, शुरू में कितनी थी, U का स्क्वायर माइनस 2A। अब देखो बच्चों पटरे की मोटाई जो है, पटरे की मोटाई कितनी है, T। फिर वही काम कहूँगा कि यहाँ से क्या करो, यहाँ से 2AT का मान निकाल लो। तो 2AT का मान कैसे निकालोगे, इसको इधर ला दो, इसको उधर भेज दो, कितना हो जाएगा, U² माइनस 19 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर कितना होगा, 19 का स्क्वायर होगा 361, 361 U² बटे 20 का स्क्वायर कितना हुई, 400। बताओ बच्चों 20 का स्क्वायर 400 होगा ना। अब यहाँ से हल कर लो, तो इसको जब सॉल्व करोगे लघुत्तम समापवर्तक लेके तो बचेगा कितना, 39 U² बटे 400। तो 280 का मान कितना आ जाएगा, 280 का मान आ जाएगा 39 U² बटे 400। फिर से इक्वेशन समीकरण 1 2 एकदम कॉपी पेस्ट, चलो जैसे पहले बताए थे, समीकरण 1 दे दिए, ये समीकरण 1 हो गया। अब बाद में क्या कह रहा है, बाद में कह रहा है कि भाई हम N पटरा लगाएंगे, N पटरा लगाएंगे जिससे हम गोली को रोक पाए, फिर दोबारा गोली चलाएंगे, फिर से गोली चलाएंगे और N पटरा लगाने के बाद हम इसको रोकेंगे, N पटरा लगा के हम इसको रोकेंगे। मान लो बच्चों ऐसे N पटरा, संख्या N क्या है, पटरों की संख्या, N क्या है, पटरों की संख्या। जैसे N की वैल्यू हो सकती है 10, 11, 12, तो वही हमें सवाल में निकालना है कि हम कितने पटरे एक के बाद एक लगा दे कि गोली बाहर ना निकले। एक पटरा लगाएंगे तो बाहर निकल जाएगी, केवल उसके वेग का 1/20वां हिस्सा कम होगा। तो ऐसे कितने पटरे लगा दूंगे बाहर ही नहीं निकले। अब सवाल यही है, तो मान लो बच्चों N पटरे लगाने के बाद, N पटरे हम लगाए, उसके बाद गोली जाके जस्ट निकलने से पहले रुक गई। हम ऐसे मान लेंगे भाई गोली रुक गई, और यहाँ गोली गई कैसे, गोली इंटर कैसे की, U से, और फाइनली कैसे होगी, रुक गई। तो यहाँ भी फिर से समीकरण लगाओ। तो अगर फिर से समीकरण इस वाले में लगाओगे बच्चों तो क्या होगा, V²। तो V का मान यहाँ क्या है, 0। क्यों भाई, गोली रुक गई ना। V² बराबर शुरू में रफ्तार क्या था, U², पटरे के अंदर जाते समय रफ्तार U² था। अच्छा बच्चों, अब उसके बाद माइनस, मंदन तो वही लगेगा, मंदन वही है माइनस 2A। अब जैसे इस वाले में T लिए थे, तो यहाँ कितने पटरे हैं, मान लो इस N की संख्या हमको पता नहीं है, वही निकालना है
तो अगर एक पटरे की मोटाई टी लिए थे तो और यहाँ अगर एन पटरे लगाए हैं तो एन पटरे की मोटाई कितनी होगी, एन टी। जैसे समझ रहे हो ना बच्चों, एक पटरे की मोटाई अगर पता है और हमको पता है कि मान लो 5 पटरे लगाने पे गोली रुक रही है, तो 5 पटरे की मोटाई कितनी होगी, आराम से निकाल लेंगे। एक पटरे की मोटाई में 5 पटरे की मोटाई को गुणा कर दे, 5 पटरे का गुणा कर देंगे 5 का, तो 5 का गुणा कर देंगे तो 5 पटरे की मोटाई आ जाएगी। तो वही किया है। अब यहाँ से क्या करो बच्चों, यहाँ से 2ANT का मान निकाल लो, इसको इधर भेज दो, तो 2ANT बराबर कितना देगा, यू स्क्वायर। ये आपका इक्वेशन संख्या बच्चों 2। अब बस अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा, ये 2 समीकरण 2AT बराबर इतना और 2ANT बराबर इतना, भाग दे दो, इसको ऊपर रखो, इस वाले को ऊपर रखो और इस वाले को नीचे, भाग दे दो। तो इस वाले को ऊपर रखोगे बच्चों तो भाग देने के बाद होगा क्या, 2ANT आएगा ऊपर, 2ANT और नीचे कितना आएगा, नीचे आएगा 2AT। देखो यहाँ 2ANT और यहाँ क्या है 2AT। अच्छा इधर क्या होगा, इधर ऊपर आएगा यू स्क्वायर और यहाँ कितना आएगा, यहाँ आएगा 39 यू स्क्वायर बटे 400, 39 यू स्क्वायर बटे 400। अब यू स्क्वायर से यू स्क्वायर काट दो, यहाँ 2AT से 2AT काट दो, यहाँ बचेगा क्या, यहाँ बचेगा n जो कि हमको निकालना था। और बच्चों ये 400 चला जाएगा ऊपर, ये 400 चला जाएगा ऊपर, तो ये कितना जाएगा 400 बटे 39, 400 बटे 39। n का वैल्यू कितने का, 400 बटे 39। अब सोचो बच्चों कि अगर यहाँ 40 होता तो n का वैल्यू 10 होता, नीचे अगर 40 होता तो n का वैल्यू 10 होता, लेकिन अगर n की वैल्यू 39 है तो इसका मतलब n का जो वैल्यू आएगा वो 10 से थोड़ा ज़्यादा आएगा। तो यानी मतलब मान लो 10.2 आया, तो यानी 10 पटरा उसके बाद 10.2 पटरा चाहिए, तो यानी 10.2 पटरा में क्या फाड़ के लाएंगे उसको, एक पटरा अगला मतलब 10 पटरे लगाएंगे तो बाहर निकल जाएगा। यानी हमको अगर 10.2 की एक और ज़रूरत पड़ रही है, यानी इसको सॉल्व करने में मान लो आ गया, जैसे जो भी आया आप हल करके देख लीजिएगा 10.2, तो इसका मतलब अगर मुझे गोली को रोकना है तो कितने पटरे की ज़रूरत होगी, 11 पटरे की, 11 पटरे की ज़रूरत होगी तभी रुकेगा, क्योंकि 10 पटरे अगर लगाओगे तो बाहर निकल जाएगा, क्योंकि कह रहा है सवाल कि भाई 10.2 पटरा चाहिए, तो 10 तो पूरा चाहिए, फिर कह रहा है कि एक पटरे में से 10.2 चाहिए, तो हम कहें भाई 10.2 कहाँ से लाए, अगर पटरा पूरा पूछा है कितना चाहिए तो भाई 11वां पटरा भी हमको चाहिए। ठीक है, तो 11 पटरा लगा दोगे तो गोली पूरी तरह से रुक जाएगा। समझ गए बच्चों, बहुत बेहतरीन सवाल हैं दोनों, और दोनों एक ही तर्ज पे हैं। जो अभी 2 सवाल कराए लास्ट का, उसको देखोगे फिर इसको देखोगे तो आइडिया बनेगा, धीरे धीरे अब आइडिया बनेगा। ठीक है ना। अब इसके बाद इसको जल्दी से नोट कर लो अगर नोट नहीं किए हो तो, और अगर डाउट है तो फिर चलाओ, शुरू से पीछे कर लो, फिर देखो क्या दिक्कत है, एकदम बढ़िया से समझो इसको। यही सब फिजिक्स का असली खेल है। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, तो देख लो जरा इसको। तो बच्चों एक बात और कहना चाहते हैं, डरो मत इन सवालों से, ये अनुभव रखो कि ये कहीं ना कहीं अब आगे रिपीट होंगे, हर बार नया नहीं सीखना होगा। अब कॉन्सेप्ट धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होता गया ना, तो उसी अनुभव का आगे तुम इस्तेमाल करोगे। ठीक है, तो अब जो अपनी स्क्रीन पे सवाल दिख रहा है बच्चों, वीडियो को रोको और उस सवाल को हल करो। ठीक है, तो उम्मीद है आपने हल कर लिया होगा। तो ये सवाल क्या है बच्चों, यदि एक कार एक समान त्वरण से चलते हुए ए बिंदु से V1 की गति से गुजरती है और B बिंदु से V2 की गति से गुजरती है, तो बताइए A और B के मध्य से गुजरते हुए गति क्या होगी। ऐसा मानिए कि ABC एक सीधी रेखा में है। ठीक, सवाल हम समझ गए भाई। सवाल ये कह रहा है कि भाई कि 3 बिंदु हैं, कार है एक समान त्वरण से चल रही है। पहली बात इसने पहले ही क्लियर कर दिया। तो बोला एक बिंदु है A, जब कार इससे जा रही है तो इसकी रफ्तार V1 है, और जब कार B से जा रही है तो इसकी रफ्तार V2 है। ये बात पहले ही बता दिया उसने कि भाई A से जा रहा है तो V1, B से जा रहा है V2। तो एक बात बताओ, अगर कार त्वरण के साथ जा रही है तो जैसे जैसे आगे बढ़ेगी उसकी रफ्तार बढ़ती जाएगी ना, कॉमन सेंस। तो यहाँ नहीं, यानी V2 का मान V1 से बड़ा होगा। हम ऐसे ही कर रहे हैं, हो सकता है इसका ज़रूरत ना हो। तो अभी क्या कह रहा है कि भाई इन दोनों का जो मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु मान लो दिया नहीं है तो हम अपनी तरफ से मान लें C, इस पॉइंट पे रफ्तार क्या होगा, इस पॉइंट पे रफ्तार क्या होगा कार का। और बस यही पूछा है, यानी आपके उत्तर में कुछ भी डेटा नहीं दिया, कुछ और नहीं दिया, बस यही बोला है कि A बिंदु से जब गुजर रही है तो V1 का रफ्तार है, B बिंदु से जब गुजर रही है तो V2 का रफ्तार है, तो इन दोनों के मध्य बिंदु से जब गुजरेगी तो रफ्तार क्या होगा, यही बोला है। तो एक काम करो बच्चों, हमको न A दिया न S दिया, बिल्कुल पिछले वाले सवालों की तरफ। तो एक काम हम ऐसा करें ना कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमको हम क्या मान लें बच्चों, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम मान लो x मान लेते हैं, पता ही नहीं हमको, x मान लेते हैं। तो बच्चों A से लेके B तक हम यही वाला समीकरण लगाएं, अगर V बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS वाला, तो क्या लिखेंगे भाई, इसका अंतिम रफ्तार क्या है V2,
तो v2 का स्क्वायर, और यहाँ शुरू में रफ्तार क्या है v1 का स्क्वायर बराबर प्लस 2, और त्वरण भी नहीं दिया है, बोला है एक समान त्वरण से चलेगा, त्वरण दिया नहीं बच्चों, तो उसके त्वरण को मान लो a, और s का वैल्यू कितना आएगा बच्चों x। ठीक, तो यहाँ v2 का स्क्वायर बराबर v1 का स्क्वायर प्लस 2x, एक समीकरण तो ये बन गया। अब क्या करें, इससे तो कुछ काम बना नहीं, ना हमको a पता ना हमको x पता, x हम अपनी तरफ से माने, a भी हम अपनी तरफ से माने। अब एक और काम करो बच्चों, अब की बार समीकरण लगाओ a और c के बीच में। ये समीकरण लगाए कब आया, ये लगाए जब a और b के बीच में लगाए। अब लगाओ जरा a और c के बीच में, तो a और c के बीच में लगाओगे तो फाइनल रफ्तार कितना हो जाएगा c पॉइंट का v, तो ऐसा मान लो v का स्क्वायर, क्योंकि बच्चों अब a और c के बीच में लगा रहे हैं तो यहाँ का रफ्तार v1 से तो ज़्यादा ही होगा, रफ्तार बढ़ते बढ़ते जा रहा होगा, तो यहाँ का रफ्तार v स्क्वायर मान लो, और इसका भी प्रारंभिक रफ्तार क्या होगा v1 स्क्वायर, क्योंकि शुरू में हम a ही मान रहे हैं इसका प्रारंभिक बिंदु v1 स्क्वायर। अच्छा, फिर कितना होगा 2a, और एक बात बताओ, अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी x/2, क्यों, क्योंकि c जो है मध्य बिंदु है, तो अगर a से लेके b तक दूरी x है तो a से लेके c तक दूरी कितनी होगी x/2, क्योंकि c मध्य बिंदु है। अगर मध्य बिंदु है बच्चों तो x/2 यहाँ कर दो, x/2, अब 2 से 2 काट दो, तो यहाँ क्या बना, यहाँ बचा बच्चों v स्क्वायर बराबर v1 का स्क्वायर प्लस ax। अब एक काम करो, यहाँ से ax उठाओ, ये पहला समीकरण बना ना, ये दूसरा समीकरण और ये दूसरा समीकरण, यहाँ से ax उठाओ, इसमें डाल दो, तो यहाँ से ax पहले निकालो, कितना होगा, यहाँ से ax निकालोगे तो आएगा v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। अरे v है इधर, इसको इधर लाओ, माइनस हो जाएगा माइनस v1 स्क्वायर, ये ax का मान आएगा। अब ax का मान उठा कहाँ रखने जा रहा हूँ, इसमें, तो देखो इसमें रखने जा रहा हूँ, तो क्या आएगा v2 का स्क्वायर, इसको देखो ध्यान से, v2 का स्क्वायर बराबर v1 का स्क्वायर प्लस 2a, ax का वैल्यू रखना है, ax का वैल्यू 2ax है यहाँ, तो ax का वैल्यू क्या रखूँगा v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, तो यहाँ क्या रखूँगा v स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। अब सोचो, तुम्हें सवाल में v2 दिया, v1 दिया, v1 यहाँ भी बनेगा, v स्क्वायर निकालना है, तो ज़रा इसको हल करो। तो अगर इसको हल करोगे बच्चों तो आएगा v2 का स्क्वायर v1 का स्क्वायर प्लस 2v का स्क्वायर माइनस 2v1 का स्क्वायर, ऐसे आया। अब देखो बच्चों, यहाँ v1 स्क्वायर है, यहाँ माइनस 2v1 स्क्वायर है, तो इसको हल करोगे तो आ जाएगा 2v का स्क्वायर, और इन दोनों को अगर जोड़ोगे, यहाँ -2 है, यहाँ +1 है, तो -2 और +1 जुड़ेगा तो क्या होगा माइनस v1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू v2 का स्क्वायर। तो देखो बच्चों 2v स्क्वायर क्या आएगा, 2v स्क्वायर, इसको इधर भेज दो, v1 स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर, तो v स्क्वायर कितना आ जाएगा, v स्क्वायर आएगा, अगर v ही निकाल लो डायरेक्ट, अब v स्क्वायर कितना आएगा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर बाई 2, और फिर स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों, रूट वर्गमूल हो जाएगा, तो यानी v का जो मान आएगा इसके बाद हल कर लोगे तो v का मान निकल के आएगा बच्चों v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर बटे 2, v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर बटे 2, ठीक है ना, v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर बटे 2। और ये फार्मूला कभी भूलना नहीं तुम्हें बच्चों, पक्का बता रहे हैं, ये वाला फार्मूला, ये वाला सूत्र कभी भूलना नहीं, क्योंकि अगर इसका न्यूमेरिकल आ गया ना एग्जाम में, तुम्हारे हाथ पाँव फूल जाएंगे इसको निकालते समय, ठीक है। तो इसीलिए इसको डायरेक्ट याद रखना, और इस बात को अपने दिमाग में बार बार बताना कि अगर दो बिंदु का, अगर एक कोई वस्तु एक समान त्वरण से जा रही है और दो बिंदु का आपको वेग दे दिया है और बीच वाले बिंदु का पूछ रहा है, तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए इसका दिमाग में एकदम दिमाग क्लिक करना चाहिए कि अच्छा ऐसा कोई होता है फॉर्मूला, ठीक है, क्योंकि निकालोगे नहीं फिर ऐसा करके वहाँ इतना नहीं टाइम बचेगा। तो बच्चों अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, वीडियो को रोको और उसे नोट करो और जल्दी से उसको हल करो, और इसके बाद देखो सॉल्यूशन को, रोको वीडियो को, हल करो, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों आपने आंसर निकाल लिया होगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि भाई कह रहा है कि एक कार प्रारंभ होने के बाद कुछ समय तक A1 की गति A1 के नियत त्वरण से चलती है तथा उसके बाद A2 से मंदन करके रुक जाती है। यदि कार कुल t समय के लिए चलती है तो उसकी अधिकतम गति बताइए। बहुत डिफिकल्ट सवाल बच्चों। अब ये कह रहा है भाई कि कार जो है कुछ समय तक उसकी रफ्तार बढ़ी होगी, फिर ब्रेक लगा होगा, उसकी रफ्तार शून्य हुई होगी। तो हमको कौन सा रफ्तार निकालना है? हमको रफ्तार निकालना है कि भाई जब वो मान लो उसकी रफ्तार बढ़ रही होगी, तब त्वरण से चल रहा होगा तो उसकी रफ्तार बढ़ रही होगी, बढ़ते बढ़ते मान लो 10, 20, 30, 40, 50 हुआ, 50 के बाद फिर ब्रेक लगा, 50 के बाद घटेगा, 40, 30, 20, 10 शून्य होगा।
तो यानी हमको जो त्वरण करते समय जो आखिरी अंतिम वेग है और जो मंदन करते समय प्रारंभिक वेग है उसी को निकालना है। वही तो अधिकतम वेग होगा, वही तो अधिकतम वेग होगा। यानी जब त्वरण कर रहे होगी कार, जैसे क्या हुआ, कार ने शुरू में त्वरण किया, उसकी रफ्तार बढ़ी, फिर उसके बाद ब्रेक लगाया, मंदन किया, फिर रुकी, तो अधिकतम रफ्तार क्या होगी, त्वरण करते समय जो जहां लास्ट उसने त्वरण किया, लास्ट पॉइंट जहां तक उसने त्वरण किया वही उसकी अधिकतम रफ्तार होगी। या मैं उल्टा कहूं कि वो प्रारंभिक बिंदु जहां से उसने मंदन शुरू किया वही उसकी अधिकतम गति होगी। तो बच्चों हम मान लेते हैं कि भाई कार क्या कर रही है, शुरू कर रही है यू से बेटा। तो अगर शुरू कर रहे प्रारंभ गति से शुरू कर रही है बेटा, हम मान लेते हैं कि उसका प्रारंभिक गति कितना है, कार का प्रारंभ होने के बाद प्रारंभ हो रही है तो उसका शुरू में गति है यू। उसका त्वरण कितना है, त्वरण उसका a1 है ना। जब उसकी रफ्तार बढ़ रही है उस समय त्वरण उसका a1 है बच्चों। और हमको समय पता नहीं तो मान लेते हैं, क्योंकि देखो बच्चों मैं समय के चक्कर में अब की बार क्यों पढ़ा हूँ, क्योंकि इसमें लास्ट में ये दे रखा है कि समय का योग, कुल समय का योग दे रखा है, यानी त्वरण का समय और मंदन का समय मिला के टी दे रखा है। तो कहीं ना कहीं इस अब की बार समय लाना है और साथ में वेग लाना है, ये मेरे दिमाग में है। तो मैंने सोचा वेग और समय का सबसे अच्छा रिलेशन तो पहला वाला होता है, उसी को ला रहे हैं पिक्चर में। ठीक है भाई, अब मान लो हमको ये पता नहीं बच्चों, तो मैं मान लेता हूँ कि टी बराबर T1 समय के लिए जो है वो त्वरण हुआ। तो बच्चों बताओ, त्वरण करते समय जब अंतिम रफ्तार होगी, त्वरण करते समय अगर T1 समय के लिए मान लेते हैं, पता नहीं T1 का, मान लेते हैं T1 करते समय T1 जब कर रहा है तो वही उसकी अंतिम रफ्तार होगी, यही v हमको निकालना है, v मान लेते हैं। तो कितना होगा बेटा, 0, पहला फार्मूला लगा रहे हैं। पहला फार्मूला क्या है, v बराबर u प्लस at, ये फार्मूला लगा रहे हैं। तो v बराबर कितना हो जाएगा, 0 प्लस a1 इंटू T1, ये हो जाएगा। एक तो इससे समीकरण बना, अब समझ में नहीं आ रहा है कुछ, एक समीकरण ऐसे बना दिया। अब दूसरा देखो बच्चों, अब मंदन वाले से बनाते हैं। अब मंदन वाले में देखो उसका जो u होगा ना वो इसका v हो जाएगा, क्योंकि रफ्तार बढ़ी 50 हुई तो 50 के बाद 0 हुई, तो जब त्वरण वाले का जो अंतिम रफ्तार 50 है वो मंदन वाले का प्रारंभिक रफ्तार है, तो इसीलिए u को क्या लिखा है, v। अच्छा, और v को क्या लिखेंगे यहाँ 0, क्योंकि जब मंदन करते करते 0 हो गया रफ्तार तो उस समय उसका अंतिम वेग कितना हो जाएगा, 0। प्रारंभिक वेग कितना होगा, जो त्वरण का आखिरी वेग होगा वो उसका प्रारंभिक वेग होगा। मंदन का मान कितना दिया है, a बराबर -a2। देखो बच्चों उसने कहा भले a2 है और लेकिन वो मंदन का है ना, तो अपनी तरफ से माइनस लगा देंगे। और मान लो बच्चों t2 टाइम के लिए, t बराबर t2 टाइम के लिए ये जो है मंदन वाला काम हुआ। तो यहाँ से बेटा अगर वही पहला समीकरण ये वाला लगाओ तो कितना होगा, 0 बराबर u प्लस at ना, तो u का वैल्यू v माइनस a2 इंटू T2। ठीक है, तो अब देखो हमको क्या करना है कि हमको दे रखा है बच्चों T1 प्लस T2 इक्वल टू T। हमको क्या दे रखा है कि भाई त्वरण और मंदन कुल मिला के क्या है, T है। तो हमारे उत्तर में T रह सकता है लेकिन T1 T2 नहीं रह सकता। तो इससे T1 निकाल लूँ, इससे T2 निकाल लूँ, दोनों को जोड़ दूँ, जानबूझ के ऐसा कर रहा हूँ मैं। इससे T1 निकाल लूँ, इससे T2 निकाल लूँ, जोड़ दूँ। तो यहाँ से T1 निकालोगे बच्चों तो कितना होगा, यहाँ से T1 निकालोगे तो आएगा v बाई a1। ठीक है, यहाँ से T2 निकालोगे तो कितना होगा, T2 निकालोगे तो बच्चों आएगा v बाई a2। निकाल के देख लो, v इधर आएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, या a2 t इधर भेज दो माइनस, फिर उसके बाद T2 निकालोगे तो कितना होगा, v बाई a2। अब इस वाले समीकरण का इस्तेमाल करो बच्चों, क्योंकि कुल समय मंदन का और कुल समय त्वरण का और मंदन का मिला के कितना दे रखा है सवाल में, t दे रखा है, तो यूज करो। तो अगर इसको इस्तेमाल करोगे बच्चों यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, v बाई a1 जो कि T1 का मान है प्लस v बाई a2 जो कि T2 का मान है इज इक्वल्स टू t। अब मेरे उत्तर में t रह सकता है क्योंकि t सवाल नहीं दिया है, T1 T2 नहीं रह सकता क्योंकि T1 T2 सवाल ने नहीं दिया है। तो अब इसी को अगर v हटा दो और v हमको निकालना है, गौर करो क्या निकालना है, v हटा दोगे बच्चों तो और इसका लघुत्तम समापवर्तक लेके हल करो तो आएगा a2 प्लस a1 बटे a1 a2। v हटा दोगे तो 1 बटे a1 और 1 बटे a2 आएगा, दोनों को जोड़ोगे तो उसका लघुत्तम समापवर्तक a1 a2 आएगा और यहाँ आएगा a2 प्लस a1 बराबर t। तो देखो बच्चों v का मान कितना आ जाएगा, अब अंतिम v का मान कितना आ जाएगा, v का मान आ जाएगा a1 a2 t बटे a1 प्लस a2। तुम्हारे प्राण न सूख जाए, इन सवालों को देख के, ठीक है। लेकिन डरना मत, क्योंकि मैं सारा सवाल तो ऐसा नहीं कि हलवा तो खिलाते रहूँगा, नहीं हलवा पूड़ी, ये सब सवाल एक से बढ़ के एक हैं। एकदम ध्यान से समझते चलो और पहली बार समझो, तुम विद्वान मत बनो
कि तुमको आना चाहिए था, तुमको नहीं आया। हम तो इसीलिए दे रहे थे कि तुम्हें आए ना। तुम पहले समझो, इनको सीखो, इनको बार बार देखो अगर ज़रूरत पड़े तो, फिर उसके बाद अपने 2-4 किताब, जो आपके पास किताब है जो भी, उसे हल करो। मैं खुद आपको कुछ इसके एक सवाल दूंगा। आप जैसे डिस्क्रिप्शन में देखोगे, हमारी वेबसाइट पर भी जाओगे तो आपको कुछ इसका सवाल मिलेगा, ठीक है। तो अभी इसको नोट कर लो। आज के वीडियो में इतना ही। हम और अत्याचार आप लोग के ऊपर नहीं करेंगे। हम जानते हैं हम बहुत अच्छा अत्याचार कर चुके हैं। जो बच्चे लास्ट तक इस वीडियो को देख रहे हैं, उनकी सहनशीलता का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो सहनशील है। अदरवाइज इतना खतरनाक कराने के बाद वो भी कहते सर अब बस, ठीक है। तो सर अब फाइनली बस कर रहे हैं बच्चों। और एक बात और बता रहे हैं कि अगर आप इतने सहनशील हैं और हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि बच्चों हम इसी तरह के आपकी सहनशीलता का जो परीक्षा है वो समय समय पर लेते रहेंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।